हेलो नमस्कार। राउस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका साथी, आपका मित्र, आपका दोस्त हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों को ये बात चूंकि बहुत अच्छे से ज्ञात है कि हम पिछले लंबे समय से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करके एमसीक्यू की एक श्रृंखला चला रहे हैं और इस श्रृंखला के क्रम में हमने बहुत सारे एमसीक्यू को कवर किया है। जो इसमें ऐसे एमसीक्यू भी कवर हैं जो पुरानी परीक्षाओं में एमपीपीएससी की में आ चुके हैं और कुछ ऐसे एमसीक्यू भी हैं जो आगामी परीक्षाओं में आने वाले हैं। बहरहाल आज हम इन्हीं प्रश्नों को करने वाले हैं कवर। तो साथियों, इस क्रम में आज जो हम एमसीक्यू देखने वाले हैं इसमें हमने बहुत सारे टॉपिकों से क्वेश्चंस लिए हैं। नदियां भी इसमें समाहित होंगी, इसके अलावा यहां से आप देखेंगे पहाड़ियां भी समाहित होंगी। सारी चीजों से हमने प्रश्न कवर करने की कोशिश की है और इनमें आप देखेंगे कि आपको ये जो प्रश्न मिलेंगे पुरानी परीक्षाओं से आए हुए भी हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, पीवाईक्यू भी मिलेंगे और कुछ ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जो आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। बहरहाल हम बिना समय व्यर्थ गवाए चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न हमारा नर्मदा नदी से संबंधित है, जो बेहद ही शानदार प्रश्न हमको दिख रहा है। आपको यह पता है कि नर्मदा नदी को नामोदासो या नामोदासो है ना। तो नर्मदा नदी को आप जानते हैं बहुत सारे नर्मदा के नाम हैं, मैकल सुता, शंकरी है ना। तो वैसे ही कर्क नदी है ना। तो नर्मदा को नामोदासो के नाम से किसने जाना है? तो टॉलमी ने नर्मदा को नामोदासो के नाम से जाना है। हेनसांग का नाम आपने सुना है, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया हुआ चीनी यात्री था, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। अल बरूनी के बारे में भी आपने जाना ही है। फिलहाल हमको बात करनी है नामोदासो नाम नर्मदा को किसने दिया है? टॉलमी ने दिया हुआ है। नर्मदा नदी के उद्गम के बारे में आप जानते हैं, नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में, मतलब टोटल इसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर हमको दिखती है। इनमें एमपी में इसकी लंबाई हमको 1077 किलोमीटर जो है दिखती है। तो इतनी चीजें हमको नर्मदा के संदर्भ में याद रखनी है। यहां आपको याद रखना होगा कि नर्मदा को नामोदासो के नाम से किसने जाना है? तो टॉलमी ने पुकारा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शूलपाणी क्षेत्र किस पारंपरिक तीर्थ यात्रा के मार्ग का महत्वपूर्ण स्थल है? तो ध्यान रखना क्या पूछा भैया। अब हम आपको ये बात बिल्कुल बेसिक दिमाग लगाना है। हम एमपी की ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो पंचकोशी क्या एमपी में है? क्या अमरनाथ एमपी में है? क्या कैलाश मानसरोवर एमपी में है? तो कैलाश में मानसरोवर तो इंडिया में ही नहीं है। पंचकोशी मध्य प्रदेश में नहीं है। अमरनाथ उत्तराखंड में है। तो मध्य प्रदेश में क्या बच रहा है? नर्मदा। तो नर्मदा नदी जो है, पूरी नर्मदा का जो है मध्य परिक्रमा की जाती है और इस परिक्रमा में लगभग 3 वर्ष का साथियों जो है समय लगता है। तो इसमें हर स्थल का महत्व है कि इस घाट पे हमें इतने दिन बिताने हैं, इस घाट पे इतने सप्ताह रुकना है। तो पूरे महत्व के हिसाब से, पूरे महत्व को फॉलो करके अगर हम चलते हैं आगे तो हमें नर्मदा की परिक्रमा में लगभग 3 वर्ष का समय लगता है। इस पूरी परिक्रमा के दौर में हमको एक बहुत सारे क्षेत्र, अलग अलग घाट दिखाई पड़ते हैं। उन्हीं बहुत सारे घाटों में से एक घाट दिखाई देता है हमको शूलपाणी क्षेत्र। तो शूलपाणी क्षेत्र नर्मदा नदी की परिक्रमा से संबंधित है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के, आप देखेंगे अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील की मेकल पहाड़ियों के नर्मदा कुंड की जो हमको जगह दिखती है, माई की बगिया, वहां से इसका उद्गम होता है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए अरब सागर में ये अपना मुहाना बनाती। इस बीच में ये लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिनमें सबसे ज्यादा क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश में बहता है। 1077 किलोमीटर की लंबाई मध्य प्रदेश में तय करती है। इसकी हम कहें 41 सहायक नदियां हैं जो दाएं और बाएं तट से मिलाकर के 22-19 का रेशो हमको दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, है ना, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, जिसे NCA के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न नहीं है, लेकिन पढ़ लो, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अमरकंटक में होना चाहिए। क्यों?
कि अमरकंटक इसके तट पे है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन लोग चूज करते हैं कि जबलपुर, क्यों? जबलपुर इसके तट पे बसा हुआ है। तो इसका मुख्यालय ना जबलपुर में है ना अमरकंटक में है। नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर है ये मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में जो है अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है, क्या पता चलता है साथियों, कि इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर अवस्थित है। तो ध्यान रखना, इंदिरा सागर बांध जो है सोन पे नहीं है, बेतवा पे नहीं है, चंबल पे नहीं है, किस पे है? नर्मदा पे है। और ये मध्य प्रदेश के हमारे खंडवा जिले में अवस्थित है। इंदिरा सागर बांध के बारे में आप देखेंगे, इसका जो निर्माण हुआ था वर्ष 1982 से 84 के बीच में इसका जो है निर्माण माना जाता है। इसका जो उद्घाटन है वो इंदिरा गांधी ने किया था। भूमि पूजन जो है इंदिरा गांधी ने किया हुआ था, जो उस समय की हमारी क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थी। इस बांध की जो क्षमता है 1000 मेगावाट की क्षमता है और यह है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है ना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। चूंकि इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था, इसीलिए इस बांध को इंदिरा सागर बांध के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा में हमको अवस्थित दिखाई देता है। तो इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर निर्मित दिख रहा है साथियों? नर्मदा पर हमको निर्मित दिख रहा है। तो इतनी चीजें आप इसके बारे में क्या है साथियों देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है? अब इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, महानदी की नहीं है, पार्वती की नहीं है, ताप्ती की नहीं है। तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। और मैं आपको तवा नदी के बारे में कुछ चीजें बता दूं कि तवा नदी जो है ये नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है साथियों। नर्मदा की क्या है? एक प्रमुख सहायक नदी है। आपसे पूछेगा ये नर्मदा में बाएं तट से मिलती है कि दाएं तट से, ऊपर से मिलती है कि नीचे से मिलती है, उत्तर से मिलती है कि दक्षिण से मिलती है, विंध्य के क्रम से विंध्याचल की ओर से मिलती है कि सतपुड़ा की ओर से? तो ध्यान रखना, ये अपने दाएं तरफ से, दाएं तट, या मैं कहूं उत्तर की ओर से, या मैं कहूं तब नहीं बाएं तट से ना, है ना, ये अपने बाएं तट से, या मैं कहूं दक्षिण की ओर से, या मैं कहूं सतपुड़ा की ओर से, या मैं कहूं नीचे की ओर से जाकर के मिल जाती है किसमें? नर्मदा में। इसके बाद मैं ये कहूं कि साथियों आपको ये याद रखना होगा कि जो तवा नदी है इसकी लंबाई हमको 172 किलोमीटर जो है दिखाई पड़ती है और ये नर्मदा में मिलने वाली सबसे बड़ी क्या है साथियों? सहायक नदी है। तो ये नर्मदा की क्या है साथियों? सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बांध बंजर की सहायक नदी पर हमको दिखाई पड़ रहा है? तो ध्यान रखना, आपने देखा है सुक्ता बांध कुंडा नदी पे है, महेश्वर बांध नर्मदा पे है, पुनासा बांध नर्मदा पे है। मटियारी जो बांध है साथियों, मटियारी बांध हमको बंजर नदी की सहायक नदी पर हमको दिखाई पड़ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम बहुत ज्यादा समय इसमें लेंगे नहीं। अगला प्रश्न है कि चंबल, बेतवा और केन, चंबल, बेतवा और केन जो है निम्न में से किसकी सहायक नदी हमको दिखाई पड़ती है? याद करो, मैंने गंगा नदी अब्बाह तंत्र आपको पढ़ाया था। मध्य प्रदेश में हमने 6 अब्बाह तंत्र पढ़े हैं, इनमें से एक गंगा नदी अब्बाह तंत्र मैंने आपको पढ़ाया है। इस गंगा नदी अब्बाह तंत्र को हमने 3 भाग में बांटा हुआ है। कितने भाग में साथियों? 3 भाग में। इनमें एक आपको पढ़ाया था यमुना अब्बाह तंत्र, एक पढ़ाया था सोन अब्बाह तंत्र, एक पढ़ाया था टोंस अब्बाह तंत्र। यमुना अब्बाह तंत्र में बहुत सारी नदियां पढ़ाई थी, जैसे याद करो मैंने बताई थी चंबल नदी बताई थी, इसमें जो इटावा में उसमें मिलती है, किसमें? यमुना में। एक मैंने आपको बेतवा पढ़ाई थी जो हमीरपुर में उसमें मिलती है। एक केन आपको पढ़ाई है। तो ये चंबल, बेतवा, केन ये यमुना नदी अब्बाह तंत्र की क्या है साथियों? नदियां हमको दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाह हो रही है? ध्यान रखना साथियों, केन नहीं होती, है ना, ध्यान रखना। 3 राज्यों में माही नदी का हमको दिखता है क्या? प्रवाह। माही पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, धार जिले के मिंडा गांव से, इसके बाद गुजरात में जाती है और गुजरात से यूटर्न बनाते हुए फिर दोबारा किस में आएगी? पहले राजस्थान में जाएगी, यूटर्न बनाते हुए गुजरात में आएगी और पहले जब मध्य प्रदेश से ऊपर की ओर
राजस्थान में जाएगी तो कर्क रेखा को काटेगी, यूटर्न बना के गुजरात में जाएगी, दोबारा कर्क रेखा को काटेगी। तो माही जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली मध्य विश्व की एकमात्र जो है नदी है। तो 3 राज्यों में कौन सी नदी बहती है साथियों? माही नदी हमारे 3 राज्यों में बह रही है। आगे बढ़ते हैं तो हमको यहां पे जोड़ियां मिलाने को दी हुई हैं। इन जोड़ियों को मिलाना, एक तरफ नदियां दी हैं और दूसरी तरफ कि इनके तट पे कौन सा शहर हमको दिख रहा है। तो साथियों आपको यह याद रखना होगा कि बेतवा के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है? डी, ओरछा शहर बसा हुआ है। ताप्ती के तट पे मुल्ताई शहर बसा हुआ है, यहीं से ताप्ती का उद्गम हो रहा है। क्षिप्रा के तट पे उज्जैन शहर बसा हुआ है, यहीं पे सिंघर्ष का आयोजन होता है। और बैनगंगा के तट पे बालाघाट शहर बसा हुआ है। तो बेतवा का ओरछा मतलब 1 का चौथा कौन से में है? बी में है, यही मिल गया आंसर। ताप्ती का कौन सा है? मुल्ताई, दूसरे का तीसरा। क्या दिया इसमें, है ना ऑप्शन, इसमें क्या दिया है? 4 3 2 है ना, ये ऑप्शन सही है, इसमें दिया ही नहीं है 4। अच्छा ये 3 है, 4 3। हाँ यहाँ गलत दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, सही कर ले रहे हैं। बेतवा का ओरछा, ताप्ती का मुल्ताई, क्षिप्रा का दूसरा ना, ठीक है। क्षिप्रा का कौन सा? उज्जैन, ठीक है। बैनगंगा का ये ए आया, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया सही। तो यहाँ पे 4 3 2 1 क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, है ना, 4 3 2 1। बेतवा ओरछा के तट पे, ताप्ती मुल्ताई के तट पे, है ना, क्षिप्रा के तट पे उज्जैन और बैनगंगा के तट पे बालाघाट। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है नदियां दी हुई हैं, ये भी जोड़ी वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला है। एक तरफ नदियां दी हैं, दूसरी तरफ इनकी लंबाई दी है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है चंबल की हम बात करें, चंबल की लंबाई कितनी है साथियों? तो 965 किलोमीटर चंबल की लंबाई है। ताप्ती की लंबाई मैं आपको बता चुका हूं कितनी है साथियों, 724 किलोमीटर है। केन की लंबाई 427 किलोमीटर है और नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। तो ये हमको मैच द फॉलोइंग मिलाना है। चंबल की 965 मतलब एक का डी इन दोनों में है। ताप्ती की कितनी है भैया? ताप्ती की कितनी है? 724 किलोमीटर मतलब दूसरे का ए, डी वाला, है ना। केन की, ठीक है, नर्मदा की 1312। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो हमारी चंबल की लंबाई 965 किलोमीटर है, ताप्ती की 724 किलोमीटर है, केन की 427 किलोमीटर है और नर्मदा की 1312 किलोमीटर हमको दिखाई दे रही है ना। चंबल हमारे इंदौर से निकलती है, ताप्ती बैतूल से निकलती है, केन कटनी से निकलती है, नर्मदा जो है हमारे अमरकंटक जिले अनूपपुर जिले से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। देजला देवड़ा नहर निम्न में से किस नदी पे हमको दिखाई दे रही है? तो ध्यान रखना, देजला देवड़ा परियोजना जो है कुंडा नदी पे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हमको दिखाई, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देजला देवड़ा परियोजना, देजला देवड़ा नहर कुंडा नदी पर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हमको दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं साथियों। बेतवा नदी कहां से निकलती है? तो आपको पता है बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज तहसील के कुमरा क्षेत्र के झिरी गांव से निकलती है। और ये जो अपना यहां से उद्गम बनाती है, ये जाके किस में मिल जाती है? तो आपको याद रखना होगा, यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। कहां पे? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर के यमुना में मिल जाती है। और इस बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। किस आधार पे? मध्य प्रदेश की गंगा इसे प्रदूषण के आधार पे कहा जाता है। साथ ही इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा या बुंदेलखंड की गंगा भी इसे कहा जाता है। तो इतनी चीजें आपको, तो रायसेन में कौन सी पर्वत श्रृंखला दिख रही है हमको? रायसेन में विंध्याचल माउंटेन रेंज दिख रहा है। तो विंध्याचल माउंटेन रेंज से इसका क्या हो रहा है उद्गम? क्योंकि पश्चिमी घाट तो मध्य प्रदेश में है नहीं है, अरावली भी मध्य प्रदेश में नहीं है, सतपुड़ा नीचे साइड है। रायसेन में कौन सा? विंध्यन श्रेणी। तो विंध्यन श्रेणी से इसका क्या हो रहा है साथियों? आपको याद रखना होगा, इसका क्या हो रहा है? उद्गम हमको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। बीना नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखना है आपको कि बीना
ये सागर से संबंधित है, मैंने भी बताया था। बीना पे राहतगढ़ या भालकुंड जलप्रपात बना हुआ है बीना नदी पे, मैंने बताया था आपको। और आप देखेंगे बीना नदी के तट पे सागर में ही आगासोत गांव है। इस आगासोत गांव में 2011 में बीना तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी ओमान की सहायता से, जो मध्य प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी है। तो बीना किसकी सहायक नदी है भाई साहब? बेतवा की सहायक नदी हमको दिखाई दे रही है। क्या साथियों? बीना हमको दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हमको पता चलता है जो भांडेर नहर है, ये भांडेर नहर किस नदी पे बनाई गई है ना? एक्चुअली बेतवा नदी अब्बा तंत्र से संबंधित है ये भांडेर नहर। तो भांडेर नहर का संबंध मध्य प्रदेश की बेतवा नदी से हमको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन हमको दिख रहा है क्या, कि बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर हमको अवस्थित दिख रहा है? उज्जैन शहर जो है ये किसके तट पे बसा है साथियों? ये बता है हमारे क्षिप्रा नदी के तट पे। मुरैना शहर ऑप्शन नहीं है। मंडीदीप जो है ये कलियावलिया सोन नदियां इनके तट पे बसा हुआ है। तो बेतवा के तट पे ओरछा शहर हमको दिखाई दे रहा है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है किसके संदर्भ में साथियों? बेतवा नदी के संदर्भ में कम से कम इतनी चीजों को आपको क्या रखना होगा दोस्त? याद रखना होगा। तो हमने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से संबंधित लगभग 15 प्रश्नों को आज के सेशन में कवर कर लिया है। आगामी जो कक्षाएं होंगी उन आगामी कक्षाओं में मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से संबंधित और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूं ये जो प्रश्न हमने आज की कक्षा में डिस्कस किए हुए हैं ये आपकी आगामी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होंगे साथियों? महत्वपूर्ण होंगे। आपके आगामी प्रीलिम्स के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में और आपकी तैयारी को मजबूत करने में और ज्यादा हम एफर्ट्स लगाएंगे और ज्यादा उसको मजबूती प्रदान करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।